पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बताओ। टैकोमीटर एक डिवाइस से क्या मापा जाता है? चार आप लोग को ऑप्शन दिए हुए हैं। टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों टैकोमीटर आप लोग की डिवाइस है जिससे मापा जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बात करूं कि कोई आप लोगों की दोस्तों शाफ्ट है जो ऐसे रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों? घूर्णन कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसकी कुछ स्पीड भी तो होगी। तो टैकोमीटर क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार से एक डिवाइस होती है जिसका दोस्तों जो निब होता है, जिसका नॉक होता है ना, उसमें लगा दिया जाता है और जैसे ही घूमती है दोस्तों इसकी स्पीड आ जाती है। यहाँ पर लिखी हुई फॉर एग्जाम्पल 80 लिखी हुई आ गई, तो इसका मतलब है 80 आरपीएम। 80 आरपीएम का मतलब है 80 रोटेशन कर रही है हर 1 मिनट में। तो बेसिकली जो आपकी टैकोमीटर है वो क्या नापता है दोस्तों? स्पीड नापता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोगों से, एनीमोमीटर क्या नापता है? दोस्तों एनीमोमीटर भी एक डिवाइस होती है, ये आप लोगों का हवा का वेग नापता है, विंड की आप लोगों की वेलोसिटी नापता है, हवा का वेग नापता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जल्दी से बताइए। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। आप लोगों को इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन गलती बहुत जने कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों आप लोग सभी जानते हो अगर किलोमीटर आवर को आप लोगों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे गुना करेंगे दोस्तों? 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड को अगर आप लोग 18/5 से गुना करोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। तो आप लोगों को क्या करना है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में गुना करना है। तो दोस्तों 5/18 से गुना कर दो, आप लोगों का 72 कट गया। 8/18 से 4 बार में समझ में आ गया। तो 5 और 4 दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन स्क्रीन पे बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर इसका दिया जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 59% के द्वारा, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर। इसका मतलब है वेग में कितना परिवर्तन आया, वेलोसिटी में कितना चेंज आया और कितने टाइम में आया, ठीक है। तो दोस्तों वेलोसिटी में कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अंतर कितने का आया? 10 मीटर पर सेकंड का अंतर आया। कितने समय में आया दोस्तों? 5 सेकंड में आया। तो 10/5 आपका आ जाएगा 2, यानी आपका एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 2 मीटर पर सेकंड की पावर -2। राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। जरा बताइए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों आप लोगों को पता है हर प्लैनेट पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो अलग-अलग होता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्लैनेट पे जैसे अर्थ पे आप लोगों को दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है, तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का जो फार्मूला होता है स्मॉल जी, इसका मान होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम क्या है? अर्थ का मास है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। जब इनमें सारी वैल्यू पुट करी जाती है तो दोस्तों आपकी जी का मान आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखेंगे आपका स्मॉल जी का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल जी अपॉन सॉरी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा गलत है बताना है। आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे पास में गति के 3 समीकरण होता है। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस एटी, तो ये तो सही है, ये तो आप लोगों का सही है। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी दोस्तों ये वाला भी सही है। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, यानी दोस्तों ये वाला समीकरण भी सही है। ये वाला समीकरण गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इन समीकरण में u क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। v आप लोगों का अंतिम वेग होता है और s आप लोगों का क्या होता है दोस्तों? विस्थापन होता है। आप लोग सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बल इंटू विस्थापन किसके बराबर है? सिंपल क्वेश्चन है, जिनको पोल लगाना था सब लगा चुके हैं। अब मैं आंसर बताता हूं दोस्तों। वर्क आप लोगों का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? बल गुना विस्थापन। ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपका बल गुना विस्थापन क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। और अगर आप लोगों से इसकी यूनिट पूछे, इसका मात्रक पूछे, तो दोस्तों फोर्स को किसमें मापते हो आप लोग? न्यूटन में नापते हो। विस्थापन को किसमें नापते हो? मीटर में नापते हो। तो अगर आप लोगों से कहा है कि मात्रक पूछे तो होता है न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जूल बोलते हैं। समझ में आ गई? अगर आप लोगों से पूछे कोई वर्ग की, ये तो दोस्तों ऐसा यूनिट है, ये तो आपकी ऐसा यूनिट है। अगर आप लोगों से कोई सीजीएस यूनिट पूछे कि वर्ग की सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कितनी होती है? अर्ग होती है। क्लियर है क्या? अगर आप लोगों से पूछे दोनों में संबंध क्या है, ये भी ध्यान रखें। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें, कुछ भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
बहुत अच्छे, सभी जवाब दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर है, ये आप लोगों की दोस्तों क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आप लोगों का प्लेन है, कोई धरातल है, इस पे आप लोग खड़े हो, आपने दोस्तों क्या मारी, फुटबॉल को किक मारी, तो आपने जिस वेलोसिटी से किक मारी दोस्तों, वो मैं मान लेता हूँ यू वेलोसिटी से आप लोगों ने किक मारी, और जमीन के साथ में बॉल स्टार्टिंग में जिस दिशा में जा रहा है, मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, तो आप लोगों को पता है बॉल कुछ इस प्रकार से ऐसे जाएगी, तो दोस्तों जहां से स्टार्ट हुई, जहां पर जाके गिरी, तो ये आप लोगों का कहलाता है दोस्तों क्या, ये कहलाता है रेंज यानी परास, ये कहलाता है आपका रेंज यानी परास। और दोस्तों धरातल से मैक्सिमम कितनी हाइट पे गई है आप लोगों की बॉल, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एच। तो दोस्तों रेंज का फॉर्मूला होता है आप लोगों का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्लियर है क्या? और हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आप लोगों से क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप लोगों को वो एंगल बताना है जहां पर रेंज और दोस्तों अधिकतम ऊंचाई दोनों बराबर हो, तो इन दोनों को दोस्तों बराबर कर देता है, ठीक है, इन दोनों को बराबर कर दो। ये देखो आप लोगों का ये 2g आएगा ना, तो देखिए g से g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब कैसे काटे, तो sin 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin थीटा cos थीटा, आप लोग सभी जानते हो, और sin स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख दो sin थीटा और नीचे आपका आ जाएगा 2, तो देखिए 1 sin थीटा से 1 sin थीटा कट गया, ये 2 2 इधर 4 हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा के नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा कितना होता है tan थीटा, तो tan थीटा का मान आ गया 4, तो वो थीटा कितना आ गया आप लोगों का tan इनवर्स 4, तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों एक लड़की का सॉरी एक लड़के का भार दिया हुआ है, आपको वेट दिया हुआ है पृथ्वी पर कितना, 600 न्यूटन, चंद्रमा पर पूछा है, तो देखिए दोस्तों अगर द्रव्यमान m है तो आपका वेट क्या होता है m इंटू जी, क्लियर है क्या? तो mg की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 600 न्यूटन। दोस्तों किसी भी वस्तु को आप लोग अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर जाओगे तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो द्रव्यमान तो दोस्तों m रहेगा, लेकिन यहाँ का जो गुरुत्व त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का बट्टे 6 है, यानी पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण अगर 6 था तो यहाँ पर दोस्तों g/6 हो जाएगा। तो आप लोगों से क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो mg की वैल्यू कितनी है 600 है, तो 600 बटे 6 करोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 100। आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हो जो भार होगा पृथ्वी में, जो भार है उसका 1/6 ही होगा, लेकिन आप लोगों से पूछा जाएगा कभी कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आएगा क्या, दोस्तों द्रव्यमान में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ध्यान रखिए, केवल भार में आता है, और किस वजह से आता है, क्योंकि गुरुत्व त्वरण चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर किसको बोला जाता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी? तो दोस्तों बहुत ज्यादा यहाँ पर आंसर आ रहा है, 20% बोल रहे हैं एडवर्ड जेनर, नहीं दोस्तों एडवर्ड जेनर तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहलाता है, या फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं टीकाकरण का जनक, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने स्मॉल पॉक्स का यानी दोस्तों चेचक का टीका इन्होंने बनाया था, सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी, टीका बना था, किसका बना था, स्मॉल पॉक्स का बना था, किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने, इसलिए इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। दोस्तों विलियम हार्वे की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उनकी खोज करी थी, आप लोगों से पूछा जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने करी, विलियम हार्वे ने करी। अब बात करते हैं मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो फादर है दोस्तों, वो आपको जाएंगे जोसेफ लिस्टर, है ना, तो ध्यान रखेंगे जोसेफ लिस्टर को मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताओ। दोस्तों एक डिजीज होती है पायरिया, एक डिजीज होती है पायरिया, तो दोस्तों कौन से ऑर्गन में आप लोग का पायरिया लोग लगता है, दोस्तों ये लगता है आप लोग के दांत और मसूड़ों में। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखिए दांत और मसूड़े कुछ इस प्रकार से आते हैं, आपके मसूड़ों से दोस्तों खून निकलता है, दांत आप लोगों के दोस्तों पीले पड़ जाता है, तो आप लोगों से कभी भी पूछे पायरिया जो डिजीज होती है कौन से ऑर्गन में होती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों आप लोगों के टीथ में और मसूड़ों में, तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी 66% के द्वारा। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था जब आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारे तत्व होते हैं, जब इनका क्लासिफिकेशन हुआ तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग तरीका बताया। सिमिलरली दोस्तों न्यूलैंड एक आपके साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना नियम दिया जिसको बोलते हैं ऑक्टेव नियम। इन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर मैं उनको उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सजाऊं तो हर सातवें के बाद में जो आठवां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले की जैसे होगी। यानी इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जब सजाया तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसे करके फिर जो आप लोगों का सातवें के बाद में जो आठवां आया इन्होंने इसके नीचे रख दिया, फिर दोस्तों सातवें के बाद में आठवां आया इनके नीचे रख दिया, तो इन्होंने बोला ये जो आप लोग के ग्रुप बन रहा है सबकी प्रॉपर्टी एक जैसे होगी, इसको बोलते हैं न्यूलैंड का स्टक नियम। तो इन्होंने बोला था हर सातवें के बाद में जो आठवां आप लोगों का एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी पहले की जैसी होगी। तो दोस्तों जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है कौन से पीरियड के बाद में हो रही है, मतलब कितने एलिमेंट के बाद में हो रही है, सातवें, क्लियर है, तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और दोस्तों इसकी जो तुलना करी गई है संगीत में सारे गा मा पा धा नि सा वाले नियम से करी गई है, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है सा रे गा मा पा धा नि सा वापस आ जाता है ना, तो सात के बाद में आठवां जो सा आता है वो पहले वाले सा की जैसे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों एक बार पोल थोड़ा सा हैंग हो चुका है, नहीं पोल आ गया मेरे को लगा हैंग हो गया, सही है।
बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए। एज एन ऑब्जेक्ट फॉर फ्रीली इट्स। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कोई भी वस्तु, अगर कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक m द्रव्यमान की वस्तु है, अगर ये h हाइट पे होती है तो ध्यान रखिए कोई भी वस्तु अगर h हाइट पे होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। दोस्तों स्टार्टिंग में बॉडी को इसको मान लीजिए मैं हाथ में रख रखा हूं, क्या क्या मोशन कर रही है? क्या मोशन नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही आप लोग छोड़ दोगे ये क्या नीचे की ओर आएगी क्या? यानी दोस्तों इसके जमीन से जो हाइट है वो कम होती जाएगी, कहने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोग बताइए टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में तो इसके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे नीचे आती जा रही इसकी वेलोसिटी तेज होती जा रही ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वो किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। यानी ऊपर से नीचे आने के दौरान स्थितिज ऊर्जा तो कम हो रही है, गतिज ऊर्जा आप लोग की बढ़ती है, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताओ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, कौन सी क्षारीय पृथ्वी धातु नहीं है, क्षारीय मृदा धातु उसको बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता है जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसका जो पहला ग्रुप है आपको पता है वर्टिकल जो आप लोग की लाइंस होती है इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। तो दोस्तों ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 होते हैं। जो पहला वाला ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, यानी दोस्तों क्षार धातु। क्या बोलते हैं? क्षार धातु। दोस्तों जो दूसरा वाला आपका ग्रुप होता है इसको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी क्षार मृदा धातु, इसको बोला जाता है क्षार मृदा धातु। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया। लेकिन दोस्तों जो पोटेशियम आता है ना, पोटेशियम वो आप लोगों के पहले ग्रुप में आता है, वो सेकंड ग्रुप में नहीं आता। तो आप लोगों का जो पोटेशियम होगा वो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, क्योंकि ये दूसरे ग्रुप का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। अंकिता जस्ट सब्सक्राइब टू प्लस यूजिंग नीरज 11 कोड। बताइए जल्दी से। दोस्तों आप लोगों से बोला जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड दोस्तों ये वेलोसिटी दी हुई है। आप लोगों को दोस्तों द्रव्यमान पूछा है, आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी जो है कितनी दी हुई है? 125 दी हुई है। वेग कितना दिया हुआ है? आप लोग का 5 दिया हुआ है, तो m/2 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर 125। तो ये आपका m बराबर कितना हो जाएगा? 125 × 2/25, यानी 125/2 250 हो जाएगा, 250/25 दोस्तों 250/25 होता है 10। तो आप लोग आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत दिया, इतनी जल्दबाजी आप लोग ना करें, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे चलते हैं, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों कंप्यूटर में क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है कि इस प्रकार कार्य करना है। क्लियर? तो उस जो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इसको कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं? दोस्तों प्रोग्राम बोलते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों जो आप लोगों का रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसमें दोस्तों ठंडा करने के लिए एक पदार्थ यूज करा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेंट यानी प्रशीतक। ध्यान रखेंगे दोस्तों आप लोगों के रेफ्रिजरेटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो हम लोग घर में यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता है जो कूलिंग कैपेसिटी चाहिए होती है पर बहुत कम चाहिए होती है। और एक दोस्तों प्लांट में आप लोगों के लगे रहते हैं जिनकी दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो जो प्लांट में जो लगे रहते हैं दोस्तों, जहां पर कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, वहां पर रेफ्रिजरेंट यूज होता है दोस्तों अमोनिया NH3। और अपने जो डोमेस्टिक में, अपने जो घर में रेफ्रिजरेटर लगा होता है उसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है वो होता है दोस्तों फ्रीऑन। तो आप लोगों से अगर फ्रीऑन का क्वेश्चन ये फॉर्मूला पूछे तो ध्यान रखिए CF2Cl2, इसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, जिसके लीक होने से दोस्तों ओजोन लेयर में डिप्लेशन का कारण बनती है ये। क्लियर? तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है? NH3 का ऑप्शन दे रखा है। अगर NH3 नहीं होता तो दोस्तों फ्रीऑन दिया होता तो फ्रीऑन हम लोग टिक कर देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आरडीएक्स इज, आरडीएक्स क्या है? तो दोस्तों आरडीएक्स आप लोगों ने सभी ने सुना है, एक विस्फोटक होता है जो कि दोस्तों बिल्डिंग को गिराने में इस्तेमाल करा जाता है, बड़े बड़े भवनों को, पुलों को। और आरडीएक्स का अगर आप लोगों से केमिकल नेम पूछे तो दोस्तों इसका केमिकल नेम होता है
ट्राई मिथाइलिन डाइनाइट्रोमाइन इसका केमिकल नेम होता है, और आरडीएक्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव। क्लियर? तो आरडीएक्स क्या है? एक प्रकार का दोस्तों विस्फोटक है जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग को, बड़े-बड़े भवनों को गिराने में इस्तेमाल करा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है 62% के द्वारा। दोस्तों आपके आइसोबार्स क्या होते हैं? ऐसे एटम जिनके दोस्तों परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर तो अलग-अलग होते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर होता है दोस्तों, वो समान होता है। तो ये आप लोगों के कहलाते हैं दोस्तों आपके आइसोटोप समबारिक। देखिए इन सभी के एटॉमिक नंबर तो अलग-अलग है, लेकिन ऊपर वाली जो मास नंबर है वो क्या है? आप लोगों की सेम है। तो ऐसे एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? दोस्तों गलती से मैंने ऑप्शन नंबर ए लगा दिया। यूनिफॉर्म, हाँ सही तो है, यूनिफॉर्म मास नंबर मतलब एक जैसा आप लोगों का द्रव्यमान संख्या, लेकिन दोस्तों एटॉमिक नंबर आप लोग की सेम नहीं होती, तो आइसोबार्स कहलाता है। और आइसोटोप्स क्या होता है? समस्थानिक। दोस्तों जैसे ये तीनों आप लोगों की क्या है? समस्थानिक है। समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग-अलग होती है। ऐसे को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। और जबकि समभारिक क्या होता है? जिसमें एटॉमिक नंबर तो अलग-अलग होता है, यानी परमाणु क्रमांक अलग-अलग, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोस्तों समान होती है, इसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब भी कोई आप लोगों का एलिमेंट एक आप लोगों का अनस्टेबल होता है, वो टूट के क्या निकालता है? अल्फा रे निकालता है, बीटा रे निकालता है, गामा रेज निकालता है। तो ये अल्फा रे में होते क्या है? अल्फा पार्टिकल होते हैं, बीटा रेज में बीटा पार्टिकल होते हैं, गामा रेज में गामा पार्टिकल होते हैं। तो ये होता क्या है? तो दोस्तों जो आप लोगों का बीटा पार्टिकल है वो कुछ भी नहीं है, तेज गति से जाता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ही है। मतलब बीटा पार्टिकल क्या होता है? एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन ही होता है। अगर हम लोग बात करें अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, तो ये आप लोगों के हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। ये आप लोगों के हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। और अगर बात करें आप लोगों के बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? ये आपके एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग बात करें आप लोगों का हाइड्रोजन आयन क्या है, तो हाइड्रोजन आयन क्या है? आप लोग सभी जानते हो, जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसको हम लोग हाइड्रोजन आयन बोल देंगे। तो आप लोग ध्यान रखें, बीटा पार्टिकल होता है आप लोगों का एक इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अल्फा क्या होता है दोस्तों? एक आपका हीलियम का न्यूक्लियस होता है। बीटा क्या होता है? हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप लोगों के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आप लोगों को तीन चीजें दी हुई है, इन तीनों के बारे में आप लोग क्या बोल सकते हो? ये आप लोग के आइसोटोप्स है या आइसोबार्स है, क्या है? तो दोस्तों आप लोगों को पता है आइसोटोप्स में तो क्या होता है? नीचे वाला जो नंबर होता है वो सेम होता है। तो क्या ये आप लोगों के आइसोटोप्स हो सकते हैं? क्या समस्थानिक हो सकते हैं? क्या क्या तीनों के परमाणु क्रमांक समान है क्या? नहीं है, तो आइसोटोप्स तो नहीं हो सकते। दोस्तों आइसोबार्स क्या होते हैं आप लोगों के? इसमें ऊपर वाला नंबर समान होता है, यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग, द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या समान है कि नहीं है, तो दोस्तों आइसोबार्स भी नहीं हो सकते। अब ये आइसोटोन्स क्या होता है? दोस्तों आइसोटोन्स होता है, इसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। मतलब आप लोगों के ऐसे एटम जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स या सम न्यूट्रॉनिक। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताया ऊपर वाली संख्या होती है, ये होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो नीचे वाली संख्या ये होती है, ये होती है प्रोटॉन। तो दोस्तों इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 30 है, प्रोटॉन 14 है, तो न्यूट्रॉन कितना हुआ? 30 माइनस 14 यानी कितने हो गए? 16 हो गए। इसमें कितने हुए? 31 में से 15 घटा दो, कितने हो गए? 16। इसमें देखो 32 में से 16 घटाओगे तो कितने बचे? 16। ध्यान रखें इन तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 16 16 16 है, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे, और इसी के लिए जो वर्ड यूज करा जाता है आइसोटोन्स करा जाता है। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों इसको करो 118 करो। चलिए आंसर बताइए। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं? आपको पता है बहुत सारे तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें दोस्तों, 118 एलिमेंट्स हैं जो ज्ञात किए जा चुके हैं। कितने? 118। और जो 118वां एलिमेंट्स है दोस्तों, यानी अंतिम तत्व का नाम क्या है? यूनुन सेप्टियम इसका नाम है, और इसका सिंबल हो जाएगा यूयू। अगर आप लोगों से पूछा जाए इन 118 एलिमेंट्स में दोस्तों नेचुरली कितने मिले हैं? दोस्तों 94 आप लोग के नेचुरली मिले हैं, जबकि दोस्तों आप लोगों के 24 आप लोगों के वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, आर्टिफिशियली बनाए गए, कृत्रिम रूप से बनाए गए। अगर आप लोगों से इन 118 में बात करें तो आप लोग जानते हो हर एलिमेंट या तो धातु होगा, या धातु होगा, या उपधातु होगा। उपधातु क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो धातु की तरह भी व्यवहार करते हैं, उपधातु की तरह भी व्यवहार करते हैं। तो इन 118 में दोस्तों अगर हम लोग बात करें मेटल की, तो 91 आप लोगों के होते हैं क्या? मेटल होते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो 20 आप लोगों के नॉन मेटल होते हैं, और दोस्तों अगर मेटल वर्ड की बात करें तो 7 आप लोगों के मेटल वर्ड्स होते हैं। तो इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? टोटल 118 आ जाएगा। ध्यान आप लोग रखें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों का कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये पहली कक्षा है, मान लीजिए दूसरी कक्षा है, तो जो सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे।
बताइए क्वेश्चन। कौन से परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? तो दोस्तों राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। कैसे होगा बात को समझो। देखिए आप लोगों की पीरियोडिक टेबल है, आप लोगों को पता है हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। तो ये पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड। तो पहले पीरियड में क्या क्या होता है? इधर आपका हाइड्रोजन होता है, इधर आप लोग का हीलियम होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो परमाणु का आकार क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो दोस्तों आयतन बढ़ेगा। यानी दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम का सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि दो बाकी के जो भी एलिमेंट्स होंगे, कोई इधर आएगा, कोई इधर आएगा, कोई इधर आएगा। पहले पीरियड में केवल और केवल दो एलिमेंट है। यानी दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सल्फर नहीं हो सकता, आप लोगों का सिलिकॉन नहीं हो सकता, फास्फोरस नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। अगर आपका हाइड्रोजन भी होता तब क्या होता? तो दोस्तों ध्यान रखिए, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट पे जाने पर एटॉमिक रेडियस जो होती है, परमाणु त्रिज्या, वो कम होती है। यानी हाइड्रोजन से छोटा आकार किसका होगा? हीलियम का होगा। तो अगर हाइड्रोजन भी ऑप्शन में होता तब भी दोस्तों राइट आंसर आपका क्या होता? हीलियम ही होता। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए पीरियोडिक टेबल में, तो अगर आप लोग दोस्तों यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। यानी हीलियम से ज्यादा किसकी होगी? हाइड्रोजन की होगी। क्लियर है क्या? तो सबसे छोटी किसकी होगी दोस्तों? हीलियम की होगी। और अगर आप लोग ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। यानी सबसे कम किसकी होगी? इन वाले की होगी। तो इनमें सबसे कम किसकी? हाइड्रोजन और हीलियम की होगी। और हाइड्रोजन हीलियम में भी सबसे कम दोस्तों किसकी होगी? हीलियम की होगी। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ जिगजैग लाइन है, वो किसको सेपरेट करती है? तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों मेटल फ्रॉम नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल को अलग करती है। कैसे दोस्तों? ये आप लोग की पीरियोडिक टेबल है, आप लोगों को पता है जितने भी ब्लू कलर में दिख रहा है ये सारे के सारे आपके मेटल्स हैं। आप लोगों को जो भी येलो कलर में दिख रहा है वो नॉन मेटल है। आप लोगों का दोस्तों हाइड्रोजन में क्या होता है? नॉन मेटल होता है। और दोस्तों ग्रीन कलर में जो आप लोग देख पा रहे हो, ये आप लोगों के क्या होते हैं? आप लोग के मेटलॉइड होते हैं, उपधातु होते हैं। तो मेटलॉइड क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो धातु की तरह भी व्यवहार करते हैं, उपधातु की तरह भी। तो दोस्तों ये जो जिग लाइन है किसको अलग कर रही है? इसके लेफ्ट में क्या हो गए? मेटल हो गए, राइट में नॉन मेटल हो गए। तो ये मेटल और नॉन मेटल को अलग कर रही है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। आंसर तो दोस्तों जो डोलोमाइट है वो आप लोगों का किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का है। उसका फॉर्मूला क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अयस्क क्या होता है? जैसे दोस्तों डोलोमाइट को मैं आपको मैग्नीशियम का अयस्क बोल रहा हूँ, इसका मतलब इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आप लोगों के दोस्तों मैग्नीशियम का अयस्क क्या केवल यही होगा कि डोलोमाइट? नहीं दोस्तों, बहुत सारे अयस्क होते हैं। तो मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे इसके क्या होते हैं और होते हैं। एक होता है मैग्नेसाइट, एक होता है आप लोग के डोलोमाइट। तो दोस्तों जो डोलोमाइट होता है जिसका आप लोगों का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, तो जो डोलोमाइट है ये मैग्नीशियम का अयस्क है और इसका दोस्तों आपका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों की स्क्रीन पे। सर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कौन करती है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, सबसे तेज जो अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ में कौन सी धातु करती है? मैग्नीशियम करती है। और अगर आप लोगों से पूछे मैग्नीशियम अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है? तो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ध्यान रखिए जो मैग्नीशियम होता है वो कॉपर, आयरन, जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। क्लियर? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे। आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। C2H5OH किसका फॉर्मूला है, किसका सूत्र है, आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें आप लोगों से C2H5OH की, जल्दी से बताइए। तो अगर C2H5OH की बात करें दोस्तों, जिसमें भी आप लोगों को OH दिख जाए, ये OH क्या होता है? आप लोगों का एल्कोहल ग्रुप होता है। कौन सा होता है? एल्कोहल ग्रुप होता है। तो क्या इसमें OH ग्रुप है क्या? ये तो पक्का है दोस्तों, एल्कोहल है तो C और D तो आप लोग का हो नहीं सकता। अब आप लोगों को पता है दोस्तों, एक कार्बन वाले को मेथेन बोलते हैं, दो कार्बन वाले को एथेन, तीन को प्रोपेन, चार को ब्यूटेन। तो कौन सा होगा दोस्तों? ये आप लोग का हो जाएगा एथिल एल्कोहल। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो एल्कोहल वाले कंपाउंड होते हैं ना, तो जब इनका IUPAC नामकरण लिखा जाता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं? ऑल लगा देते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं एथिल एल्कोहल तो जनरल नेम हो गया, अगर इसका IUPAC नेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल हो जाएगा। जैसे आप लोगों का दोस्तों ये CH3OH, क्या इसमें OH है क्या? क्या एल्कोहल ग्रुप है क्या? तो इसका नाम हो जाएगा, और कार्बन एक है तो ये आपको हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल तो दोस्तों इसका जनरल नेम हो जाएगा, अगर इसका IUPAC नेम पूछे तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। ध्यान आप लोग रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किस चीज का यूज करा जाता है? जल्दी से बताइए। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए। तो आंसर आ रहा है यहाँ पर
मैक्सिमम स्टूडेंट इसका सही आंसर दे रहे हैं, तो दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड है, जिसका इस्तेमाल करा जाता है अगर कपड़े पे शाई लग जाती है। और इस ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2O4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी का यूज होता है दोस्तों जो कपड़े में शाई पे जो धब्बे वगैरह लग जाते हैं इसको हटाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रियता के घटते क्रम को निरूपित करता है, मतलब किसकी सबसे ज्यादा है, फिर किसकी कम है, फिर किसकी कम है। दोस्तों सबसे ज्यादा आपकी रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की। अगर हम लोग बात करें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, उसकी दोस्तों क्या होती है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों अगर नॉन मेटल की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, आप लोगों की घटती है। घटती है तो दोस्तों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो दोस्तों फिर इसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरीन की, फिर आप लोग के क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों आपके जो फ्रूट के जूस आते हैं तो वो खराब नहीं हो इसके लिए आप लोग किस केमिकल का यूज करते हैं, इसके लिए किस केमिकल का यूज करा जाता है। तो जो फलों के रस खराब ना हो इसके लिए यूज करा जाता है सोडियम बेंजोएट का। इसका इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों फलों को सड़ने से बचाता है, ये कौन, सोडियम बेंजोएट। तो राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की बी लगाया था ना मैंने, हाँ बी लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट आपका हो जाएगा Na2CO3। और आप लोगों का दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट तो बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। और ध्यान रखें दोस्तों जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 ये होता है आप लोगों का वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, धावन सोडा। और ये आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये होता है आपके खाने का सोडा, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का पूछा था तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों एक बार पोल हैंग हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, तो एक मिनट वेट करिए। आप लोगों को मैं ऐसे बताता हूँ बेकिंग पाउडर जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है। दोस्तों अगर बेकिंग सोडे की बात करें तो बेकिंग सोडा कौन सा होता है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, तो वो होता है आप लोग का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन अगर आप लोगों से बात करें बेकिंग पाउडर की, तो बेकिंग पाउडर किसका मिक्सर होता है, आपका बेकिंग सोडे का और टार्टरिक एसिड का। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया। तो आप लोग का दोस्तों बेकिंग पाउडर किसका होता है, बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोग बोल सकते हो, और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, सुसाइड बैग किसे बोला जाता है। तो दोस्तों आप लोगों का जो सेल होता है, सेल के अंदर होता है आप लोगों का लाइसोसोम। तो इस लाइसोसोम को दोस्तों हम लोग सुसाइड बैग बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों कुछ लिक्विड वाले एंजाइम्स भरे होते हैं। तो क्या होता है जब भी आप लोगों की सेल का दोस्तों मैच्योर हो जाती है सेल, तो दोस्तों ये आप लोगों का लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है। और इसके अंदर जो आप लोगों के लिक्विड वाले एंजाइम भरे होते हैं ये आप लोगों के क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और इस सेल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे आप लोगों की आत्महत्या की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे पोल आ चुका है। पोल, वो पोल गलत लग गया था क्योंकि वो पिछले वाले क्वेश्चन का था, ठीक है। चलो अब वापस पोल स्टार्ट हो चुका है तो मैं आप लोगों को वापस देता हूँ, परेशान ना हो। चलिए अब आंसर बताएंगे आप लोग, इसके बाद में आप लोगों को रैंक शेयर कर दूंगा, एक क्वेश्चन और बचा। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आप लोगों से पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। और ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों से दोस्तों सबसे बड़ी पूछी जाए, सबसे बड़ी, तो ये आप लोगों का होता है ऑस्ट्रिच एग यानी शत्रुमुर्ग का अंडा, शत्रुमुर्ग का अंडा। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन में सबसे छोटी कौन सी है दोस्तों, मानव में सबसे छोटी जो होती है वो होती है स्पर्म, सबसे छोटी, सबसे छोटी। और अगर आप लोगों से सबसे लॉन्गेस्ट पूछे, सबसे लंबी, तो दोस्तों ये होती है आप लोगों की नर्व सेल। और अगर आप लोगों से सबसे बड़ी पूछे तो दोस्तों ध्यान रखें एग सेल, है ना, जो फीमेल में होता है एग सेल, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आंसर आप लोग बताएं, फिर मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूंगा, बताएंगे। दोस्तों आपको पता है सेल मिलकर किसका निर्माण करता है, टिश्यू का निर्माण करता है। तो बोला जा रहा है जो कॉलन काइमा आपका टिश्यू है, जो इसकी सेल है, वो किसके कारण से कोनों पर मोटी हो जाती है। तो पहले तो मैं आप लोगों को रैंक शेयर करता हूँ, फिर मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, अच्छा पोल आ रहा था क्या, तो दोस्तों आप लोगों के सामने रिजल्ट आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो आपकी रैंक क्या आई है। कोई बोल रहा है 1245 आई है, कोई बोल रहा है 787। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को रैंक देख लो अपने हिसाब से, फिर मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। 4631,
चलिए दोस्तों, सभी की रैंक बढ़िया है और रैंक बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को यहाँ पर सीखना है। दोस्तों कॉलन काइमा जो टिश्यू पाए जाते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है ना, प्लांट सीधे रह पाता है, खड़े रह पाते हैं, वो कौन से टिश्यू की वजह से रह पाते हैं? वो आप लोगों के कॉलन काइमा टिश्यू की वजह से होता है। दोस्तों कॉलन काइमा टिश्यू है, इसका मतलब ये सेल का ग्रुप है, इसमें सेल पाई जाती है। तो दोस्तों इसकी जो सेल होती है ना, वो किनारों से कोनों पर से क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। क्यों? इनके ऊपर लेयर आ जाती है, किसकी? सेल्यूलोज की और पेक्टिन की, इनकी लेयर आ जाती है इनके ऊपर। आप लोगों से पूछा जाए पेक्टिन क्या है, तो दोस्तों प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? ये आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है, तो सीधे आप लोग ध्यान रखो सेल्यूलोज और पेक्टिन की इनके ऊपर लेयर होती है, जिसकी वजह से किनारों पर मोटे हो जाते हैं। क्लियर है क्या?